हेलो हेलो होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको स्टूडेंट्स एक मैराथन क्लास देने जा रही हूँ जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है, जिसे आप बोलते हैं प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये जो क्लास है ये आपको मैं पहले भी दे चुकी हूँ, 4-5 वीडियोस इसके अवेलेबल हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपका टेस्ट भी है इसी यूनिट का 10 मार्च को। ठीक है, जैसे आपने अभी टेस्ट दिया था रिप्रोडक्शन का और सर्कुलेशन का, सेम उसी तरीके से आपका 10 मार्च को एक टेस्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जनन स्वास्थ्य का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सिलेबस में। आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें आप एमटीपी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें आप एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ते हैं और बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य सेविका में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे और आते ही हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हम बोलते हैं जनन स्वास्थ्य या प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आज आपको फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाने जा रही हूँ। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को हम देखेंगे, डायग्राम्स को हम देखेंगे, तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा और इसीलिए मैं इसका जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा रही हूँ। आई होप ये जो क्लास है आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। सेम एज इट इज़ इसका हिंदी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ को, वो हिंदी में जाकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बायलिंगुअल रहूँगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ हल्का सा एक साथ समझा देती हूँ। 4-5 वीडियोज़ है, आपको एक जगह भी मिल जाएगा, तो आपको रिविजन करने में आसानी रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? देखिए, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट के थ्रू अपनाई जाती हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, क्यों हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बर्थ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी इसी को बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? जो कि आपके अबॉर्शन होता है एक तरीके से, लीगल अबॉर्शन, नॉट इलीगल। ठीक है, लीगल अबॉर्शन। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे आप एसटीआई भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो कि आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने से फैलते हैं, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। ये सारी बीमारियां एसटीडीज बोली जाती हैं, जो कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलते हैं। चाहे आप ओरल सेक्सुअली आए साथ में, चाहे आप एनल सेक्सुअली आए, चाहे फिर आप फिजिकल सेक्सुअली आए, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस उन्हीं को बोला जाता है जो दो लोगों के आपस में संबंध बनाने के बाद फैलती हैं। एंड द लास्ट, इसमें हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी, कि ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जो कि फर्टाइल नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो कौन कौन से मेथड्स को वो अपना सकते हैं जिससे वो बच्चे का जन्म दे सकें, बच्चे को जन्म दे सकें। तो इनफर्टिलिटी भी हम पढ़ते हैं, कॉजेज भी पढ़ते हैं, देन मेथड्स भी पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन से। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा चैप्टर 2 में। ठीक है, नाउ अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं? दिस टर्म रेफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शंस। ये टर्म ये समझाती है आपको कि आपके जो जनन अंग है वो हेल्दी वर्क कर रहे हो, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो। जो भी उनका नॉर्मल फंक्शन है, जैसे ऊगोनिया का फंक्शन है oogenesis करना, आपके ओवरीज का, टेस्टिस का फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन बनाना, इसके अलावा स्पर्म बनाना, तो मेल और फीमेल में दोनों उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल और हेल्दी फंक्शन कर रहे हो। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. लेकिन इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मतलब कह देते हैं चैप्टर हो जाता है, चैप्टर ना कह के एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं इमोशनल और सोशली एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। जैसे कि बहुत जनरली हम कोई भी बात अपनी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना ये गुप्तांग वाली जो है समस्या है, गुप्त अंगों वाली, तो इसको गुप्त ही रखा जाता है। डॉक्टर्स में भी प्राइवेसी रखी जाती है, आप खुलेआम किसी को भी नहीं बता सकते कि मुझे ये परेशानी है मेरे गुप्तांगों से संबंधित। तो इसलिए ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा सोशली भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हो जाता है। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब जानते हैं WHO की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या देता है WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन आपको देता है कि मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। WHO कहता है कि जब आप ऑल एस्पेक्ट्स में, अपने हर पक्ष में, अपने हर एस्पेक्ट्स में जो है क्या है मतलब हेल्दी हैं, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, तब आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। कहने का तात्पर्य ये है WHO का कि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है
कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को मान लो एड्स है, तो आपने उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया, हो ये कैसा है, इसको तो शर्म नहीं, ये नहीं वो नहीं। एड्स होने के बहुत से कारण होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो ये है ही, सेक्सुअल ट्रांसमिट मतलब होने से तो फैलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी को आप गलत ब्लड चढ़ा दें एड्स का तो भी फैलती है। अगर कोई सीरिंज एड्स के पर्सन में लगाया, आपने उसको यूज़ करवा दिया एक हेल्दी पर्सन में, तो भी फैलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने किसी को सुन लिया कि किसी को एड्स है या सिफिलिस है, गोनेरिया है, तो हमने उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हेल्दी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है, आपकी सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। दूसरी चीज़ WHO कह रही है कि इमोशनल, अब पता चला कोई लड़की, कोई 14-15 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, तो मार दिया आपने उसको सुना के मार दिया, आपने उसकी ज़िंदगी हराम कर दी, तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपने उसका जीना मुश्किल कर दिया। आपने क्या करना है, उस बच्चे की, अब जो हो गया सो हो गया, उस बच्चे की समस्या को सुनना है, समझना है, दैन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, हालांकि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन WHO कहता है अगर आप उस इंसान के साथ, अगर कोई नई लड़की इस तरीके से दिक्कत हो गई है, या आपने बच्चों को देख लिया किसी तरीके से इस तरीके के रिलेशनशिप्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हर तरीके से अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दें। आपने उनको इमोशनल सपोर्ट देना है। आप बिहेवियरल कितने हेल्दी हैं, आप फिजिकल कितने हेल्दी हैं, आप सोशल कितने हेल्दी हैं, मेंटल कितने हेल्दी हैं, ये सब डिपेंड करता है, WHO कहती है, तब आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ, normal emotional behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy। अगर सब ये चीज़ें आपके अंदर हैं, आप फिजिकली भी फिट हैं, आप मेंटली भी फिट हैं, आपके इमोशंस पे भी आपको कंट्रोल है, आपके बिहेवियर पे भी आपको कंट्रोल है, आप सब सोचते हैं, समझते हैं और फिर ध्यान से उस चीज़ को करते हैं, सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से समझते हैं, तभी आप अपने आप को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, और हर एक कंट्री रिप्रोडक्टिव हेल्दी होना चाहती है, बट हर एक कंट्री रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पर आज भी लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को दबा दिया जाता है। ठीक है, लड़कियों का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता। हमारे भारत देश में भी है ये चीज़ कि लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उन्हें मार देना है, उनको जन्म नहीं देने देना है, फीमेल फिटिसाइड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो अगर ये सब हो रहा है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर सबसे पहले जो ध्यान गया वो भारत का गया। भारत वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इंडिया वॉज फर्स्ट अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने जो है, भारत ने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया और सबसे पहले एक प्लान को बनाया, एक पॉलिसी को बनाया जिसको आप बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 में आया। तो भारत सबसे पहली कंट्री है जिसने एक्शन प्लान्स बनाए, किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, मतलब रिप्रोडक्शन के ऊपर उनका सबसे पहले ध्यान गया कि हाँ भाई हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है और हमें क्या करना चाहिए कि हम फैमिली किस तरीके से इसको कवर अप कर सके। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम आपके आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951। सब ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आज इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नहीं कहते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम आपके हो गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क करके लिखेंगे। फैमिली प्रोग्राम जो है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, वो वर्तमान समय में आपके RCH के नाम से जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसका पर्पस क्या है, इस प्रोग्राम का क्या पर्पस होता है, तो भाई क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन related aspects and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society in the major tasks under this program। किसी भी प्रोग्राम का कुछ उद्देश्य होते हैं, तो आपके RCH का भी क्या उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही, इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, जैसे कि लोगों में आप पैड्स बांट सकते हैं, सैनिटरी पैड्स का जागरूकता फैला सकते हैं लड़कियों में, है ना। आज भी ऐसी बहुत सी सिटीज़ एंड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि पैड भी कोई चीज़ होती है। तो बहुत सी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। कैसे कॉन्डोम्स यूज़ करने हैं, कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना है, कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, यही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की या RCH का उद्देश्य है। किस तरीके से फैला सकते हैं आप इस उद्देश्य को, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। आप सब जानते हैं AV एड्स क्या होते हैं, दूरदर्शन हो गया, कठपुतली नाटक हो गया, कोई ड्रामा हो गया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम चलता भी है, हम दो हमारे दो करके, ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं स्कूल्स में। प्रिंट मीडिया, अखबार वगैरह में प्रोग्राम दे सकते हैं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए बहुत सारे एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो, और गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास करती है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन किस लिए है कि भाई लड़कियों को नहीं मारना है, आपने लड़कियों को जिंदा रखना है। या हम दो हमारे दो तो बहुत फेमस प्रोग्राम है, आप सब जानते ही हैं, फैमिली प्लानिंग के अंडर चलता है कि भाई हम हैं दो, हमारे दो बच्चे होने चाहिए। और एक वो चलता है 4 साल का गैप होना चाहिए एक बच्चे के बीच में दूसरे बच्चे में। तो ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स दैट इज टीचर्स फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही चीज़ मैं बात कर रही हूँ, अगर एक 14-15 साल के बच्चों को आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप में, वो एडोलेसेंट हैं, वो अपनी सेक्स लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, हो ही जाता है। हालांकि हमारे समाज में ये चीज़ ओपन नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनको उनके स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उन्हें पता हो। वो माता पिता से तो बात करेंगे नहीं, वो अपनी ही जनरेशन से बात करते हैं, अपने ही एज लेवल से बात करते हैं, तो उनको उतनी ही जानकारी मिलती है जो उनके एज का दोस्त उन्हें बता देता है। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स का, जब बच्चे एडोलेसेंट होते हैं, और एक टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो अपने बच्चे से एज अ फ्रेंड बात करे और उसको हर बात की जागरूकता दे कि अगर सेक्स करते हैं तो कॉन्डोम्स वियर करना चाहिए, इससे हम एसटीडी से दूर रह सकते हैं, है ना। हर चीज़ की जागरूकता बच्चों में होना चाहिए। तो पेरेंट्स के होने के नाते, रिलेटिव्स होने के नाते, टीचर्स होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम मेजर रोल जो है इंफॉर्मेशन फैलाने में दें। किसके रिगार्डिंग दें? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन। द स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्योंकि इस टाइम जो एडोलेसेंट होते हैं, आपको सबको पता है, आप सब एडोलेसेंट एज से आए हैं, या आपके घर में कोई एडोलेसेंट बच्चे होंगे, वो इधर उधर ज़्यादा खोजते हैं, नेट पे सर्च करेंगे, फलाना ढिमाका करेंगे, लेकिन कभी भी पेरेंट्स के साथ खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है कि हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर आपके स्कूल में, किसी बच्चे के स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जाके वहां पे लड़ना चाहिए कि तुम मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, फलाना ढिमाका, तुम्हें तो तमीज नहीं है, ये वो, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंट एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। उन्हें पता होनी चाहिए कि क्या सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है, जैसे कॉन्डोम वियर करना है, ठीक है, ताकि वो एसटीडी से बच सकें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बच सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कि जो एडोलेसेंट हैं सबसे ज़्यादा वो आपके एसटीडी के शिकार होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के जो हैं शिकार होते हैं सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी होती नहीं है और वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके, would help people especially those in the adolescent age group lead to reproductive healthy life, education people especially fertile couples। अगर हम fertile couples की बात करते हैं, अब जो शादीशुदा लोग हैं जिन्हें बच्चों को पैदा करना ही है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको हमें क्या क्या सिखाना है, उनको हमें बताना है कि भाई अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वही यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, कैसे केयर करनी है प्रेग्नेंट मदर की, उसे अच्छे से बताना है, कैसे पार्चुरेशन करानी है, कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी है, कैसे पोस्ट नेटल केयर करनी है, अब बच्चा जन्म ले लिया तो उसकी कैसे केयर करनी है, मदर एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंट बतानी है। आपने ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस के लिए देखा होगा, कार्यक्रम चलते हैं, आपको जगह जगह सरकारी अस्पतालों में आप जाइए तो वहाँ पर लिखा होता है कि पहला दूध माँ का ज़रूर पिलाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉम की बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी होती हैं, है ना। हर तरीके से अवेयरनेस फैलानी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अब ऐसा नहीं है कि लड़की पैदा हो गई तो रोने स्टार्ट कर देना है, या उस औरत को दोष देना स्टार्ट कर देना है जिसने लड़की पैदा करी, कि भाई तुम तो हमारे घर में लड़का पैदा कर ही नहीं सकती, तुमने शादी क्यों की, तुम तो बेटा पैदा कर ही नहीं सकती, या 2 लड़कियां हैं, हमें तो नहीं, हैशटैग भाई चाहिए, हैशटैग लड़का चाहिए जो हमारी लड़कियों को सपोर्ट करे। तो ये सब अवेयरनेस फैलाने वाले काम करने हैं हमने, क्योंकि अब हम इसको पढ़ रहे हैं, हमें भी करने हैं, साथ ही जो RCS प्रोग्राम है उसके भी ये सारे फंक्शंस होते हैं। समझ में आ गया आपको? लड़के और लड़की को हमें क्या करना है, इक्वल मान के उसका पालन पोषण करना है। ये नहीं लड़की हुई तो उसको कम मलाई कम दूध की चाय दे रहे हैं, लड़का आया तो उसे ज़्यादा मलाई ज़्यादा दूध की चाय दे रहे हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट,
would address the importance of bringing up socially conscious healthy family to desired size, awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse, sex related crimes। ये सिंपल बस इतना कहना चाह रहे हैं कि आपको अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरीके से हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसे हम कंट्रोल कर सकें। आज हमारी जनसंख्या क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, क्यों हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? क्योंकि हमने बर्थ रेट पर जो है, बर्थ रेट हमारी हाई हो गई है और डेथ रेट हमारी कम हो गई है, ठीक है। हमने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब काबू पा लिया है कि हमारी जो नवजात शिशु हैं वो ना मरने पाए, हम ना मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत कम हो गया है, MMR बहुत कम हो गया है। हम औरत को मरने नहीं देते हैं भाई, पहले घरों में डिलीवरी होती थी, औरतें मर जाती थी, हालांकि आज भी औरतों की डेथ डिलीवरी टेबल पर हो जाती है लेकिन बहुत कम हो गई है। तो बर्थ रेट को तो हमने कम बढ़ा दिया है, डेथ रेट को कम कर दिया है, लेकिन जब बर्थ रेट बढ़ रही है तो बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है क्योंकि बच्चे हो जा रहे हैं, धोखे में हो जा रहे हैं, लड़कियों के चक्कर में हो जा रहे हैं। तो ये अभी भी अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपके 2 बेटियां हैं तो बस ठीक है, उनको इस लायक बनाइए कि वो आपका नाम आगे चल के रोशन करें, वो कुछ कर पाए जीवन में, ना कि उनको इस तरीके से वो कर दो कि नहीं लड़का होना बहुत ज़रूरी है, उसके चक्कर में आप बच्चे किए जा रहे हैं और आपकी लड़का हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, इसके अलावा जो लोग अभी फर्टाइल हैं, बच्चे नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना चाहिए। बस यही चीज़, ये चीज़ बता रही है। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, अब एक आपके टर्म आती है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आपके फीमेल्स में, आपको पता ही है बच्चा एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, उस एमनियोटिक सैक को बाहर निकाल के उस बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक लाइनफेल्टर, लाइक एडवर्ड सिंड्रोम, लाइक डाउन सिंड्रोम, इसके अलावा कोई भी आपके ये मेंडेलियन डिसऑर्डर तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है आपके, या आप बोल सकते हैं ये हीमोफीलिया है, इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे को। ये जांचने के लिए जो है एमनियोसेंटेसिस किया जाता है, लेकिन भारत में एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है। देखिए, भारत में स्टैट्यूटरी बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है। क्यों? क्योंकि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस से एमनियन को बाहर निकाल लेते हैं और उसमें बच्चे का कुछ फ्लूइड आ जाता है, उस फ्लूइड में बच्चे के क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में बच्चे का जो है जेंडर भी पता चल जाता है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, ठीक है। वो DNA का जो है एनालिसिस हो जाता है। तो जिससे क्या हो रहा था, डॉक्टर से पूछ करके कि अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार देते थे। इस कंडीशन को आपके बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड, ये लिखा हुआ है, फीमेल फिटिसाइड्स बहुत ज़्यादा जो है इससे बढ़ रहा था। तो भारत में जो है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को आपके बैन किया हुआ है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। आप ध्यान रखेंगे ये बैन है, लेकिन आज भी कई देशों में एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, बट भारत में सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस बैन है, ठीक है। अब एमनियोसेंटेसिस टेक्निक क्यों की जाती है? तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है आपके, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। एमनियोसेंटेसिस में जो बच्चा एमनियोटिक थैली में बंद होता है, उसी फ्लूइड को थोड़ा सा इंजेक्शन में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये करते कब है, ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, 16 to 22 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 16 से 22 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होती है तभी एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, केवल और केवल बीमारी का पता लगाने के लिए, बच्चे का जेंडर का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है और ना ही इसे करना चाहिए। भारत में ये चीज़ बैन है। तो क्या करते हैं, फीटल सेल्स आ जाती हैं, उसमें डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स फीटल के आ जाते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड में। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ध्यान रखेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर को सर्टेन चेक करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर आप इसमें चेक कर सकते हैं? सच एज डाउन सिंड्रोम, जो कि ट्रायसोमी होती है आपकी, ठीक है, 21 नंबर के पेयर की, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उस पर ट्रायसोमी होती है, मतलब 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। हीमोफीलिया आपको पता ही है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रास। इसके अलावा आपके लाइनफेल्टर, एडवर्ड सिंड्रोम, जितने भी आपके डिसऑर्डर्स हैं क्रोमोसोम्स में होने वाले, वो डिसऑर्डर का पता लग सकता है कि बच्चे में ये दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च आपकी आती है सहेली की। सहेली आपके एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि फीमेल्स के लिए बनाई गई है। सहेली का आपने कभी ना कभी नाम या विज्ञापन ज़रूर देखा होगा। ये एक ऐसी पिल है जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है, ये आप देखेंगे, सहेली पिल बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CDRI इन लखनऊ में जो आपके सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, भारत में, लखनऊ में, तो वहाँ पर जो है आपके इस पिल को डेवलप किया गया है जिसका नाम है सहेली। और ये आपकी नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसी पिल है आपके? नॉन स्टेरॉइडल, मतलब इसमें स्टेरॉइड्स के थ्रू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन शरीर में नहीं दिया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे फीमेल की बॉडी में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हम गलत टाइम पे जो भी आपके ये पिल्स होती हैं जो हर महिला खाती है, पूरे महीने खाती है, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती, इसमें कोई भी कॉन्डोम वगैरह वियर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पिल्स क्या करती हैं, ये गलत समय पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देती हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉडी गड़बड़ा जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। ये इनका काम होता है, ठीक है। लेकिन जो सहेली है ये नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब इसमें इस तरीके का कोई भी स्टेरॉइड नहीं दिया जाता है, इसका अलग तरीका है काम करने का। समझ में आ गया किसने इसको बनाया है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने इसको बनाया है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मीडिएट असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर्स ऑफ STDs आर ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एटसेट्रा आर इंडिकेट इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। आप उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ कोई भी औरत डिलीवरी टेबल पे नहीं मरती, जहाँ पे कोई भी नवजात शिशु की नहीं, मतलब वो नहीं मर जाता, तो आप बहुत ही हेल्दी सोसाइटी में रहते हैं। इसके अलावा लड़की लड़के को समान रूप से माना जाता है। आपके सोसाइटी में STDs नहीं फैले हुए हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं फैले हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना है, और जो सेक्स करना है वो बहुत ही सेफ एंड हेल्दी सेक्स करना है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है। तो आप अपने आप को बोलेंगे कि आप एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। जहां पर अगर किसी को बीमारी है तो ऐसा नहीं कि उसका आपने जीना मुश्किल कर दिया, उसका सोसाइटी में रहना मुश्किल कर दिया, या कोई ऐसा बच्चा, ऐसा कोई लड़की इस तरीके लड़के को आपने देख लिया है, तो उन्हें भी आपको संभालना है। ये नहीं कि उन बच्चों को आप डांटना मारना शुरू कर दें, वरना वो बहुत ज़्यादा गलत जगहों पे चला जाते हैं और ऐसी जगहों पे वो चले जाते हैं जहाँ पर उनकी जान पर बनाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी मेंबर, एज अ कम्युनिटी मेंबर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल क्या होता है? देखिए, बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेजर्स हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या है? इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव हो रही है ना, सिग्निफिकेंटली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव हो रही है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग द बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो हमारा MMR कम हो गया, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो गया है ना, बर्थ रेट बढ़ गया है, क्योंकि अब हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो कि पहले नहीं थी। आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे पास है जो कि पहले नहीं होता था, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि आपके एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट हो रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इस चक्कर में पॉपुलेशन बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड की बढ़ रही है, क्योंकि डेथ रेट कम है। पहले क्या था, डेथ रेट हो जाता था ज़्यादा तो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती नहीं थी। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम विश्व की पॉपुलेशन की बात करते हैं, NCERT कह रही है द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, है ना, 2000 मिलियन 1900 में थी, तो वो अभी 6 बिलियन हो गई है 2000 तक आते आते। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या आपके 2 बिलियन थी कब 1900 में, तो 2000 आते आते वो कितनी हो गई है? 6 बिलियन हो गई है। 2011 आते आते वो 7.2 बिलियन हो गई है। हम लोग तो इस समय 2024 में पता नहीं कितने बिलियंस हो चुकी होगी। आ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। भारत में भी क्या बात हुई है? भारत में भी देखा गया है। अब तो हमारा देश, भारत तो है नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब हमारी जो पॉपुलेशन थी
थी वो 350 मिलियन थी, लेकिन अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं? अभी हम पहुँच गए हैं 2000 में 1.2 बिलियन इन मई 2011। ठीक है, मई 2011 में जो 350 मिलियन जनसंख्या हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी 2011 में, वो 1.2 बिलियन हो चुकी है। ठीक है, अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डेथ रेट कम हो गया। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, डेथ रेट कम हो गया, हमारी औरतें नहीं मर रही हैं, हमारे इन्फेंट्स नहीं मर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलेशन फिर भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग आज भी लड़के के चाह में लड़कियां किए जा रहे हैं, है ना। किसी के 2 लड़कियां हैं लेकिन उसको तब भी एक लड़का चाहिए, वो तीसरा बच्चा करेगा। हालांकि कोई उसको गारंटी नहीं दे रहा है कि तीसरा भी उसके लड़का होगा, लेकिन वो कर रहा है, क्योंकि इक्वलिटी की जो हम बातें करते हैं केवल मुंह से और किताबों में, वो समाज में आज भी देखने के लिए नहीं है। आज भी एक औरत को मजबूर किया जाता है, भले ही उसकी हेल्थ अच्छी ना हो, भले ही वो मर जाए प्रेगनेंसी कंसीव करने में, लेकिन उसके ऊपर ये जोर दिया जाता है कि तूने मेरे लड़के से शादी क्यों की? अगर तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी तो, लड़का पैदा नहीं कर सकती थी तो, हर तरफ से जो वो देना है, दोष देना है। ठीक है, तो जब ऐसी सोच रहेगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स को नहीं अपनाना चाहते हैं, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स को अपनाएं, चलो अपना भी रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लड़का लड़की का जो डिफरेंस है समाज में फैला हुआ है, वो आज भी बहुत बुरी तरीके से दीमक की तरह हमारी सोसाइटी में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज MMR, ये फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है, मैं एग्जाम में आपसे पूछूंगी। एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज और प्रोबेबली रीजन फॉर दिस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के जो 15 से 35 साल की, सॉरी 15 से 35, हाँ, रिप्रोडक्टिव एज जो बोली जाती है 35-40 साल तक की, जो बच्चे पैदा करने की एज है वो तो आई थिंक 20-25 से ऊपर ही है, लेकिन 15 ईयर में एक लड़की जो है उसकी रिप्रोडक्शन साइकिल अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो बहुत हेल्दी है, मतलब इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू आवर RCH प्रोग्राम थॉट वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमें इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना चाहिए। इट वॉज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है हमारी, 2% है। चलिए, अ रेट which our population could increase rapidly, such an alarming growth the rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is food, shelter and clothing. In spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measure to take this population growth rate. गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कोई ना कोई सीरियस एक्शन लेने ही पड़ेंगे इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो क्या ले सकते हैं हम, देखिए गवर्नमेंट क्या लेती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसे जो इतने सारे प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स चलते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए कि भाई हम दो हमारे दो, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करो, 2 बच्चों में 4 साल का गैप रखो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। लड़का लड़की एक समान, लड़की बढ़े चले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस आंदोलन को, इन सबको सपोर्ट करना चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए, है ना। अब गवर्नमेंट केवल प्रोग्राम चला सकती है, घर घर जाके कॉन्ट्रासेप्टिव बांट थोड़ी सकती है, और बांटती भी है, जब नौबत आती है तो गांव गांव में बांटती भी है, लेकिन लोग उसकी अहमियत समझते नहीं है। आज हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये नहीं ध्यान रखते हैं कि रिसोर्सेज भी तो उतनी तेजी से कम हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं मीडिया में, पोस्टर विल्स शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो। ठीक है, मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव बीन अडॉप्टेड एट 1 चाइल्ड नॉर्म। आपके मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, आपने ये तो देखा ही है, जो एज है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी यहाँ पर लड़कियों की एज जो है वो भी 21 ईयर्स कर दी गई है, वो अभी नहीं हुई है क्योंकि अभी वो कागजों में ही है, अभी वो रियलिटी में नहीं आई है, तो NCERT ने भी नहीं लिखा है। ठीक है, लड़कों की एज 21 साल है, लड़कियों की एज 18 साल कर दी गई है, ताकि थोड़ा सा समय मिल सके शादी में बच्चों को। लड़कों की एज तो 21 साल है। समझ में आ गया? तो ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट करती रहती है। चलिए, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर कि भैया ये क्या होते हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड बी यूजर फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए,
मतलब आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकें, उनका अच्छा खासा प्रभाव होना चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, है ना। ऐसे होने चाहिए कि आपको इजीली अवेलेबल हो, उनकी कॉस्ट सही होनी चाहिए। अब पता चला 1000 रुपये का एक कंडोम बिक रहा है तो कौन खरीदेगा। तो रीजनेबल प्राइस में आपके होने चाहिए जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, हमने लोहे का कॉन्डोम पहन लिया, पता चल रहा है वो तो सेक्सुअल ड्राइव, हमारी जो सेक्स मतलब डिज़ायर है वो ख़त्म कर दी उसने। तो कॉन्डोम्स कैसे होने चाहिए, जो यूज़र फ्रेंडली हो, है ना। आपके जो लेटेक्स रबड़ होती है उसके कॉन्डोम्स होते हैं, ऐसा नहीं है प्लास्टिक के बना के दे दिए आपको, लोहे के बना के दे दिए, स्टील के बना के दे दिए। तो कैसा होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि एक पर्सन की सेक्सुअल ड्राइव्स को, डिजायर को, जो सेक्सुअल एक्ट है दोनों हस्बैंड वाइफ का, उसको बना के रखे, है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल है आपके, विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, जिनको हम एक ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके, ठीक है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके, और सर्जिकल मेथड्स होते हैं या ट्रेडिशनल होते हैं, नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके। इसके अलावा आपके 4 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उन चारों के नाम आपको वही याद करने हैं। कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है, नेचुरल, बैरियर, फिर होते हैं आपके केमिकल और सर्जिकल। केमिकल में आप दवाएं खाते हैं, जो सहेली वगैरह है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती हैं, ये केमिकल्स में आती हैं। सर्जिकल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो आपके माने जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, वो सर्जिकल माने जाते हैं। उसमें फीमेल्स और मेल्स की सर्जरी कर दी जाती है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर के, जिसे आप मेल वेसेक्टॉमी एंड फीमेल ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की। यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है ताकि आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। देखिए नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, प्राकृतिक तरीके जिसमें हम अवॉइडिंग कर देते हैं चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स की मीटिंग को। हमें बस ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देनी है बॉडी के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, बर्थ होने से किसी भी बच्चे की बचा सकते हैं, है ना। अनवांटेड बर्थ को आप बचा सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है आपके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था वही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। इसे आपके राइम मेथड भी बोला जाता है, राइम मेथड, ठीक है, या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड, आपको पता है 28 डेज की एक फीमेल की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, शुरू के 5 दिन को ब्लीडिंग के होते हैं, फिर फॉलिकुलर फेज जो है वो हर लड़की की बदलती है, किसी की कम दिन की होती है, किसी की ज़्यादा दिन की होती है। तो आपने किस दिन सेक्स, अनसेफ सेक्स करने से बचना है, कोइटस कब आपको करने से बचना है, 10 से 17वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर एक लड़की को अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी बिल्कुल सही आती है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो वो 10 दिन से लेकर के 17 दिन, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है ओव्यूलेशन का। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जानकारी जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम किस टाइम पे कोइटस करें, सेक्स करें, कि हमारा बच्चा अच्छे से पैदा हो सके या मीटिंग हो सके ओवम स्पर्म की। तो वो 10 से 17 दिन के बीच में कर सकते हैं। जो 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे मान लो आज से मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, मेरा पहला दिन माना जाएगा ना, तो पहले से 5 दिन तो ब्लीडिंग के ही काउंट किए जाते हैं। तो 5 दिन बाद मतलब 10वें दिन से लेकर 17वां दिन तक जो है किस चीज़ से बचना चाहिए, अनसेफ सेक्स से, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्स मेथड को आपको यूज़, अगर आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके ही इन दिनों सेक्स करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है, मेथड है। जो लोग जागरूक होते हैं बहुत ज़्यादा, जो फीमेल्स बहुत जागरूक होती हैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के, वो इस मेथड को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ओव्यूलेशन आपके 14th डे पर होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद 1 दिन तक तो ओवम जिंदा रहता है, ठीक है, और 3 दिन पुराने स्पर्म से भी वो फर्टाइल हो सकता है। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी ड्यूरिंग द पीरियड, आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो है फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, इसलिए इसको फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। विड्रॉल दूसरा मेथड आपके होता है विड्रॉल, और इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, ये दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड इसमें क्या होता है, विड्रॉल मेथड। इसमें जो है मेल पार्टनर विड्रॉ करता है हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब वही चीज कि इंसेमिनेट कहाँ करता है,
फीमेल वजाइना में ना करके कहीं भी बाहर करता है, ठीक है। तो इस मेथड को आपके विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस मेथड बोला जाता है। ये सब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखिएगा कि नेचुरल मेथड्स कौन से हैं, राइम मेथड किसे बोला जाता है ना, या कोइटस इंटरप्टस किसे बोला जाता है, ये सब आपको पता है। तीसरा जो नेचुरल मेथड आता है वो है लैक्टेशनल एमनोरिया। ये तभी होगा जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल रही होगी एक फीमेल के अंदर, जब वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को जन्म देती है। तो 6 महीने तक एक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो 6 महीने तक उसको जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब ये 100% शुद्ध वाले मेथड नहीं है कि हाँ भैया इन्होंने लिख दिया, थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ हुई तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के पूरे चांसेस होते हैं। हालांकि लैक्टेशनल एमनोरिया जो है आपके, जब आपको क्या होता है, लैक्टेशन करा रही होती है एक फीमेल, तो बॉडी में आपको पता है प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत बड़ा होता है, एलएच और एफएसएच का लेवल कम होता है, फॉलिकल डेवलप ही नहीं होते हैं। तो 6 महीने तक ये जो है आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। समझ में आ गया? यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। प्रसव के बाद 6 महीने तक एक महिला बच्चे को दूध तो पिलाती ही पिलाती है, ठीक है। चलिए, therefore as long as the mother breastfeed the child fully, chance of the conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months. केवल और केवल लैक्टेशनल एमनोरिया आपको जो है 6 महीने की गारंटी दे सकता है। गारंटी क्या, 6 महीने तक ये इफेक्टिव हो सकता है, इसके बाद प्रोलैक्टिन का लेवल धीरे धीरे शरीर में गिरने लगता है ना। अच्छा, एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज इन दिस मेथड, इसलिए इनको नेचुरल मेथड कहा जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी आप डिवाइस का यूज़ नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ना तो आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हो, ना कोई आप पिल ले रहे हो, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं है। तो लेकिन इसके फेल्योर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सबसे ज़्यादा हाई होते हैं इसके फेल्योर होने के चांसेस, क्योंकि भैया मैंने बोला ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वो वाले मेथड्स होते हैं। जो बहुत अवेयर होते हैं वही इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और लैक्टेशनल एमेनोरिया तो आप केवल और केवल जो फीमेल लैक्टेशन के टाइम पर है तभी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सेकंड टाइप ऑफ मेथड होते हैं आपके बैरियर मेथड। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बैरियर मेथड है, ये कॉन्डोम मेल है, ये फीमेल कॉन्डोम है, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या आता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे मुख्य सेविका में। बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स लगा देते हैं बीच में, है ना, जिससे कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने पाती है। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये दोनों के लिए आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स बैरियर मेथड्स हैं, रबर के बने होते हैं, थिन पतली रबर के बने होते हैं। एक सेकेंड देना, और इसमें लिखा हुआ है लेटेक्स शीथ, किसके बने होते हैं, लेटेक्स शीथ के बने होते हैं, दैट आर यूज्ड टू कवर द पीनस इन द मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। अगर मेल ले ले तो उसका पीनस कवर हो जाएगा, फीमेल पहन ले तो उसकी वजाइना और सर्विक्स जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस कैन प्रिवेंटेड कॉन्सेप्शन। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। ये देखो बताया भी है, और ये किस लिए बताया है, ये एनसीईआरटी है 12th की, तो इसलिए 12th के बच्चों को बताया गया है कि भैया अगर तुम्हें सेक्स करना भी है, एनसीईआरटी खुद बता रही है कि तुम घर में बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तो हमसे पढ़ के जाओ, निरोध ले लेना, निरोध पहन लेना। समझ में आ रहा है? निरोध ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा। तो ये है सेक्स एजुकेशन, एक तरीके से सेक्सुअली अवेयरनेस फैला रही है एनसीईआरटी, ठीक है, ताकि एसटीडी कॉज ना हो, क्योंकि एसटीडीज बहुत खतरनाक होते हैं, उससे फिर आप नहीं बच सकते। लाइक एड्स, सिफिलिस, हर्पीज, है ना, ये जानलेवा बीमारियां होती हैं और ये बच्चों में नहीं होनी चाहिए, बड़ों में भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, Nirodh is a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased the recent years due to additional benefits of protecting the user them contracting STI and AIDS. सबसे important होता है, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी हैं तो आपने कॉन्डोम वियर करना है। कॉन्डोम वियर करने से आप STI से, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, डिजीज़ से, एड्स से बच सकते हैं, क्योंकि अगर ये किसी पर्सन को हो जाते हैं तो फिर उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, ठीक है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल। अब ऐसा नहीं है कि उसको धुल के पहन रहे हैं, कि अभी कंडोम हमने पहना, धुल के टांग दिया, फिर उसको दोबारा पहन रहे हैं, वो वन टाइम यूज़ होते हैं, उनको तुरंत फेंक देना चाहिए। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, आराम से खुद इंसर्ट कर सकते हैं, एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र। और ये हर एक
पर्सन की अपनी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। दोनों पति पत्नी सुख है, खुशी है तो अपना पहनिए, फेंकिए आराम से, यूज़र फ्रेंडली होते हैं। लड़कियां भी पहन सकती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं। लड़कियों के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आते हैं। ऑल ऑल्सो द ये बैरियर्स होते हैं। यहाँ पे बना होगा इनका डायग्राम, नहीं बना, अच्छा सिर्फ कॉन्डोम्स का ही बना है, कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए जो है आपके डायफ्राम्स भी होते हैं, सर्वाइकल कैप, ये सर्विक्स के मुंह पे ढक देते हैं, मुंह को ढक देते हैं। एंड वॉल्स आर ऑल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर के बने होते हैं एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, मेल्स के लिए सिर्फ कॉन्डोम्स है, लड़कियों के लिए कॉन्डोम्स भी हैं, डायफ्राम्स भी हैं, सर्वाइकल कैप्स भी हैं एंड वॉल्स भी हैं। वो कुछ भी यूज कर सकती हैं और ये क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को मतलब वजाइना को, सर्विक्स को ढक देगा, मेनली सर्विक्स को ढक देगा। सर्विक्स के थ्रू ही एंट्री होती है ना स्पर्म की। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। मैंने कहा सर्विक्स का मुंह ढक देते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप का तो नाम ही है। अच्छा, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को ही आपके सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सर्वाइकल कैंसर को गर्दन वाली सर्वाइक्स से उससे वो कर लेते हैं कि यहाँ पर सर्वाइकल वो है हमारे वर्टिब्री, तो यहाँ पर कैंसर होता है। जी नहीं, सर्वाइकल कैंसर जिसमें अभी वो फंसी थी, कोई एक्टर झूठ बोला था उसने कि वो सर्वाइकल कैंसर से मर गया, आई थिंक पूनम पांडे, उसने सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए वो झूठ बोला था। और सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शंस आते हैं, ये फीमेल्स लगवा सकती हैं। ठीक है, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को ही आपके सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी भी थी तो मुझे ध्यान आ गया अभी, तो मैं दे रही हूँ। ठीक है, दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स ये रीयूजेबल होते हैं। ये थोड़ी सी थिक रबड़ के बने होते हैं, इसको फीमेल दोबारा से यूज कर सकती है, लेकिन कॉन्डोम्स रीयूजेबल नहीं होते हैं। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barrier to increase the contraceptive efficiency. ऐसे कुछ क्रीम्स भी आती हैं, स्पर्माइसिडियल जेलीज भी आती हैं, कुछ फोम्स भी आते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? बैरियर लगाना है, एक तरीके से निरोध लगा देना है मेल और फीमेल के ओवम और स्पर्म को मिलने से, रोकने से। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डिवाइस, अनदर इफेक्टिव एंड द पॉपुलर मेथड, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। कॉन्डोम्स भी बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है, 90% इफेक्टिव हैं, तो 10% उसमें चांसेस होते हैं वो फट सकते हैं कोइटस के दौरान। ठीक है, और एंट्री हो सकती है स्पर्म की वजाइना में। तो 90% तक वो सुरक्षा देते हैं, लेकिन 10% वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड सबसे पॉपुलर मेथड जो भारत में यूज़ होता है इन द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसको आईयूडीज बोला जाता है। ये रही आईयूडीज, लाइक कॉपर टी, ये है। ये कॉपर टी सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कभी ना कभी सुना होगा, विज्ञापन वगैरह देखा होगा। इसको फीमेल की वजाइना में, सर्विक्स में, मेनली सर्विक्स के मुंह में इसको जो है एंट्री करा दी जाती है। देखिए, These devices are inserted by the doctors. अब इसको आप सेल्फ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, एक्सपर्ट्स नर्सेस के पास जाना जाता है। इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, ये वजाइना के थ्रू यूट्रस में जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है ना, तो यूट्रस में इसको फिट कर देती है। मैंने सर्विक्स बोल दिया था, जी नहीं, यूट्रस में। These intrauterine devices are presently available and the non-medical IUDs, example Lipiloops, copper releasing IUDs, that is CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, एंड द हार्मोन रिलीजिंग, अब जो आईयूडीज हैं कितने प्रकार की होती हैं, आईयूडीज भी आपके कई प्रकार की होती हैं, मैं वो बता रही हूँ आपको। एक सेकेंड, लेट मी चेक माई नोट्स। हाँ, आईयूडीज कौन कौन सी हैं आपके? इनर्ट आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आईयूडीज कितनी प्रकार के हैं? इनर्ट आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल है आपके लिपिलूप्स। ठीक है, ये है लिपिलूप्स। कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर रिलीज करती हैं आईयूडीज, वो है CUT, CU7, मल्टीलोड 375। और जो हार्मोन रिलीज करती हैं आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूट्रस में जाके हार्मोन रिलीज करती हैं, दैट इज प्रोजेस्टासर्ड LNG-20। ठीक है, आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को खा जाती हैं विद इन द यूट्रस एंड द CU आयंस रिलीज स्पर्म मोटिलिटी। मैंने आपको बताया था जो कॉपर आयंस होते हैं, अगर आप कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जो कि आपके कॉपर टी होती है, CUT को ही कॉपर टी बोलते हैं, तो कॉपर टी से अगर जो कॉपर रिलीज होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म है इसके स्पर्म की इस पे टेल पे चिपक जाते हैं और इसकी मोबिलिटी, मतलब इसकी वही छुक 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 चलने की स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को ये खत्म कर देते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, इन एडिशन
मेक द यूट्रस अनसस्टेनेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये यूट्रस को कैसा बना देती हैं, अनसूटेबल बना देती हैं, इम्प्लांटेशन होने नहीं देती। यूट्रस को समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, जब एस्ट्रोजन निकलना चाहिए तब प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, जब प्रोजेस्टेरॉन निकलना चाहिए तो एस्ट्रोजन निकलना है, तो यूट्रस कंफ्यूज हो जाता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे ज़्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे माना जाता है, ये क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, आईओडी को माना जाता है फॉर द फीमेल, ठीक है, फीमेल्स के लिए, हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन, जो चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी में डिले हो जाए और उसके बच्चों में थोड़ा स्पेस हो, मतलब 4 साल का अंतर हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये सब क्वेश्चन बनेंगे, स्टार मार्क कर लेना, और पीडीएफ सारी शेयर हैं आपके उस पर, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर, ठीक है। ये क्या है, ये इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये इम्प्लांट्स हैं, जो इमेज देख रहे हैं आप, ये वाली। आगे बढ़ते हैं, ये इम्प्लांट्स भी इसी में आ जाते हैं, ये भी आपके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इम्प्लांट्स। चलिए आगे देखते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बाइन करके दे दिया है एक, ये ओरल की बात हो रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जिसमें आप बात करते हैं सहेली वगैरह की, मालड़ी वगैरह की, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल होती हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, एक होती है सीओसी, जिसको आपके बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, उन्हें सीओसी बोला जाता है। एक होती है आपके पीओपी, जिसमें केवल और केवल आपके प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। तो देखो दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं, ईदर करके लिखा हुआ है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉल डोज दी जाती है, ईदर प्रोजेस्टेरॉन्स, या तो प्रोजेस्टेरॉन्स दिए जा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स। आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लुटियल फेज में जाके बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले से बढ़ा दे रहे हैं, फॉलिकुलर फेज में बढ़ा दे रहे हैं। तो जब फॉलिकल ही डेवलप नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, स्पर्म का। तो बॉडी को ये पिल्स क्या कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कंबाइंड दिया जाता है, इसको बोला जाता है आपके सीओसी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये एज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये भी यूज्ड बाय द फीमेल्स, सब फीमेल्स के लिए हैं। कॉन्डोम्स मेल के लिए होते हैं। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हैंस द पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, इन्हें पिल्स कहा जाता है। ये पिल्स जो है हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्टार्टिंग आपके साइकिल से, फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप ले सकते हैं, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल अकर, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, पीरियड हो रहा हो, तो 7 दिन के गैप के बाद से ये जो दवाइयाँ हैं ये स्टार्ट कर दी जाती हैं, पिल्स स्टार्ट कर दी जाती हैं। It has to be repeated in same pattern till the film desire to prevent conception. हम conception से बच सकते हैं, फीमेल को जब मर्जी हो तब वो बच्चा पैदा कर सकती है। They inhibit ovulation, ये ovulation ही नहीं होने देते, implantation भी नहीं होने देते, as well as after the quality of cervical mucus to prevent, cervical पे मैंने बताया था cervix पे आपके mucus thick हो जाता है, जो कि entry of sperm नहीं होने देता, ठीक है। Pills are very effective विद लेजर साइड इफेक्ट, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं, बहुत कम ही होते हैं, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, फीमेल्स इसको अच्छे से एक्सेप्ट भी करती हैं। सहेली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, मैंने बोला ना नॉन स्टीरॉयडल है ये सहेली, इसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता है। हमने अभी तक जो भी पढ़े, जो भी पिल्स होती हैं उसमें आपके ये स्टेरॉइड हार्मोन्स, आपके स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो फीमेल में स्टेरॉइड हार्मोन है यही पिल्स में दिए जाते हैं, लेकिन सहेली नॉन स्टेरॉइडल है, सहेली में ये दोनों हार्मोन नहीं दिए जाते हैं, कुछ और ही तरीका है इसका, ठीक है। इट इज़ अ वंस अ वीक, ये हफ्ते में एक बार ली जाती है पिल, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू, बहुत कम इसका साइड इफेक्ट है, किसी किसी फीमेल में हो सकता है इसका साइड इफेक्ट देखा जाए, वरना तो नहीं है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ये कंसेप्शन को बचाती है सहेली। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में आपके ये बनाई गई है दवा, लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन आर इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, ये जो मैंने दिखाया आपको ये इम्प्लांट्स, इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भरा होता है, ठीक है। और ये इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस या तो ये इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी में, और या फिर इंजेक्शन लगते हैं फीमेल्स को, ठीक है। फीमेल्स इंजेक्शन भी ले सकती हैं। इसमें क्या होता है आपके
बाय द फीमेल्स, इंजेक्शन ले सकते हैं अंडर द स्किन, स्किन के नीचे। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स, ये बिल्कुल पिल्स की तरह काम करते हैं। इसमें क्या करना है, एक बार ये अपने बॉडी के अंदर लगवा लेना है, रोज रोज पिल खाने से आप बचे जाएंगे, ठीक है। एंड देयर इफेक्ट पीरियड्स आर मच लॉन्गर, इसका जो इफेक्ट भी है वो पिल से थोड़ा लंबे ज़्यादा समय तक के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ IUD इज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। देखो भैया, ये बात आ रही है 72 आवर्स की, ठीक है। अब इसकी क्या बात है, आपने सबने 72 घंटे वाली वो दवा देखी होगी, उसका खूब ऐड आता है। तो इन्होंने सबकी बात करी, इन्होंने पहले बात करी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, फर्टाइल जो लोग हैं, मतलब फर्टाइल कपल्स हैं, जो बच्चा चाह रहे हैं, जो बच्चा नहीं चाह रहे हैं, जो बच्चा नहीं चाह रहे हैं तो भैया हमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने चाहिए, आपने देख लिया। लेकिन अब ऐसी भी कंडीशंस आ गई हैं जहाँ पर अनसेफ सेक्स हो गया या किसी लड़की का रेप हो गया है, प्रेगनेंसी उसको रेप की वजह से ड्यू हो गई है, ठीक है, उसके रेप की वजह से प्रेगनेंसी हो गई, या अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया है, तो क्या किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी दवा है जिसका नाम है 72 आवर्स। या तो वो तुरंत जाके IUD लगवा ले अपने, है ना, जो अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स वगैरह हुआ है तुरंत जाके IUD अपने इंसर्ट करवा ले, या फिर आप क्या ले सकते हैं, 72 आवर्स वाली पिल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट मेथड आपके होता है सर्जिकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। इन्हें स्टेरलाइजेशन भी बोलते हैं। आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर, टर्मिनल मेथड है, प्रिवेंट एनी मोर, ये जिंदगी भर के लिए आपको बचा देता है प्रेगनेंसी से, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया मेथड माना जाता है सर्जिकल मेथड। ये एडवाइस किया जाता है मेल फीमेल को जिनके आप बच्चे हो गए हैं, तो ख़त्म करो, क्या करना आप दुनिया भर के IUD फाइUD लेने से, सर्जिकल मेथड यूज़ कर ले। तो आप देख रहे हैं फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होती है, मेल में वेसेक्टोमी होती है। वहाँ से डिफरेंस को जो है टाइड करके कट कर लिया जाता है। ये मैं क्वेश्चन बनाऊंगी कि वास्ट डिफरेंसेस कट होती हैं या वास्ट एफरेंशिया कट होती है, क्या कट होती हैं। वास्ट डिफरेंसेस को कट करके और टाई कर दिया जाता है, ये देखिए साफ लिखा है, वास्ट डिफरेंसेस कट एंड टाइड। और यहाँ पे क्या होता है, फलोपियन ट्यूब्स को टाइड एंड कट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड आपके क्या करती है, प्रेगनेंसी से बचाती है, ठीक है। प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, 2 बच्चे होगा उसके बाद आप करा सकते हैं आराम से। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्टेशन, ये गैमेट को ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देती भाई। वास्ट डिफरेंस से ही तो गैमेट स्पर्म पहुंच रहा था मेल के सेमिनल प्लाज्मा के पाथ में, जहाँ पे सीमन में वो जाके मिक्स हो रहा था। तो मेल में इजैकुलेशन होगी, सब कुछ होगा, सीमन बाहर निकलेगा, लेकिन सीमन में 10% स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म तो वास्ट डिफरेंस लेके जा रही थी, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया। सेम फीमेल में भी मेंस्ट्रुएशन आएगा अगर वो ट्यूबेक्टोमी करा लेती है, लेकिन उसका एग नहीं आएगा बाहर, है ना, क्योंकि यहीं पे फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी बोला जाता है। इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। आपने देखा, छोटा सा कट लगा के उसे वहीं पर बांध देते हैं, ठीक है। इन अ ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, उसको वहीं से कट करते हैं और वहीं पर उसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। और स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना से डाल के कट कर सकते हैं, या फिर आपके एब्डोमेन से, पेट से जाकर के महिला की नसबंदी की जा सकती है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये रिवर्सिबल नहीं है कि अब आप जाएं, कोई घटना हो गई, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो गई, किसी कपल ने एक बच्चा हुआ और उन्हें तुरंत इसको नसबंदी करा ली, और भगवान न करे उनका वो बच्चा भी नहीं रहा, तो अब वो कपल दोबारा माँ बाप नहीं बन सकते, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं कि अब आप जाओ, आप कह दो मेरे वास्ट डिफरेंसेस खोल के और इन्हें चिपका दो, मेरी ट्यूबेक्टोमी खोल के मेरे ये फेलोपियन ट्यूब्स खोल दो, इन्हें चिपका दो। ये ऐसा नहीं होता है, कट गए तो कट गए, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के कराए जाने वाले आपके वो होते हैं, क्या कह सकते हैं हम, मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा आपके सोच समझ के कराने वाला मेथड है। बाकी सब आपके रिवर्सिबल आप कर सकते हो, आप IUDs निकाल सकते हो, IUDs लगवा सकते हो, लेकिन ये आपने एक बार करा लिया तो आप दोबारा इसको नहीं ठीक कर सकते।
It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and it should always be undertaken in the consultation with qualified medicine professionals. ऐसा नहीं खुद अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए और ध्यान से सोच के समझ के सही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रही है. हमारे द्वारा एनसीईआरटी कह रही है, हमारे द्वारा आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं. ठीक है. On must also remember, एक चीज, one must also remember that contraceptives are not the regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception, pregnancy. One is forced to use these method either or prevent pregnancy or to delay or space pregnancy, personal reasons. आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर रिक्वायरमेंट पे आप इसको यूज़ ही करो या आपको कोई मजबूरी है यूज़ करने की, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है हर एक चीज़. नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. हाउएवर दीज पॉसिबल इल इफेक्ट like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, even breast cancer through no very significant should not be totally ignored. आपको हर चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ गया है आपके MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जो एक महिला की जान ले रही है, फीमेल मर जाएगी, ठीक है, उसको हमने अबॉर्ट कराना है, तो उस अबॉर्शन को बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, और इसको आप अबॉर्शन बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. अपनी मर्जी से अपनी खुशी खुशी जाके नहीं करा रहे हैं. कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर आप फीमेल की जान बन गई है. 45 से 50 मिलियन MTP आपके पर ईयर होती हैं, ये बात लिखी हुई है. ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे संसार में 40 to 55 MTP जो है हर ईयर होती हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी का हिस्सा है. ठीक है, 20% प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट करा दी जाती हैं. समझ में आ गया. चलिए आगे देखते हैं. Whether or except legalized MTP is not is being debated upon in many countries due to emotional, either religion and social issues. अब MTP हर कंट्री में वैलिड भी नहीं है, यूज़ भी नहीं की जाती है, क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, अब जो भी है बच्चा तो पैदा होगा ही होगा, है ना. सोशल इशूज़ है, इमोशनल इशूज़ है. वही WHO बोलता है, अब एक औरत मरी जा रही है, उसकी प्रेगनेंसी उसकी जान ले जा रही है, लेकिन नहीं, आपने तो क्या बना रखा है कि नहीं भाई साहब हम बच्चा नहीं मार सकते, किसी की हत्या करना बहुत बुरी बात है, भले ही वो औरत मर जाए. तो यही WHO बोलता है कि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हैं. भले ही वो औरत मर जाए लेकिन वो बच्चा ना मरने पाए, वो बच्चा ना खत्म होने पाए, आप हत्या नहीं कर सकते. ये सब बातें आपको इमोशनली कमज़ोर बनाती हैं. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्ट लीगलाइज MTP इन 1971. गवर्नमेंट ने 1971 में इसको लीगलाइज किया सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ. अब ये नहीं आज मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी फिगर ख़राब हो रही है, मैं जाके MTP करा लूँ, जी नहीं. गवर्नमेंट कहती है इसका मिसयूज़ नहीं होने पाए. रिस्ट्रिक्शंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. ठीक है, तो MTP क्यों आया? वाई MTP? ऑब्वियसली द आंसर टू गेट रिड अनवांटेड प्रेगनेंसी ईदर ड्यू टू causal unprotected intercourse or failure of the contracept used during coitus or rape. ठीक है, किसी भी कारण से अगर मान लो किसी लड़की का रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो अबॉर्ट कराएगी, तो MTP उसको पूरा मौका देती है कि हाँ भाई तुम करा सकते हो. या कोई ऐसा बच्चा है, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो अपनी मर्जी से, ये नहीं आप शौक में करा रहे हैं अबॉर्शन. ठीक है, MTP बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ काम करता है कि हाँ भाई या तो किसी बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या माँ की जान जा रही है, तो आप क्या करा सकते हैं? MTP करा सकते हैं. MTP आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले जो ट्राइमेस्टर होता है, 12 वीक की प्रेगनेंसी जो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, मतलब आप करा सकते हो. ठीक है, लेकिन फिर वही बात मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं आपका मन कर रहा है तो आप करा सकते हैं. इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है. डॉक्टर सलाह देता है कि हाँ इसका अबॉर्शन करना चाहिए, ये प्रेगनेंसी इस महिला की जान ले सकता है, तो आप वो अबॉर्शन करा सकते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर हो जाता है. ठीक है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ किए जा रहे हैं. जरा जरा से शहरों में, छोटे छोटे से क्लिनिक्स में MTP आराम से
हो रही है इलीगली, और जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फीमेल की हेल्थ को, और फीमेल फिटिसाइड हो रहा है ये के नाम पर कि बच्चा खराब है, बच्चा बीमार है, जांच करवा लेते हैं। आज भी होता है इलीगली, हर काम होता है, और फीमेल फिटिसाइड आज भी है। Another danger trends is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसको एमनियोसेंटेसिस करा के आपने मार दिया, इसलिए एमनियोसेंटेसिस भारत में बैन किया गया है। Frequently, if the fetus is found to a female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. अगर आप मान लीजिए फीटस की आपने जांच करा ली और वो लड़की है, और फिर आप कह रहे हो कि मुझे एमटीपी करानी है किसी भी बहाने से, तो ये टोटली आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट है। क्या लीगल है वो देख के आपको काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Such practice should be avoided because these are dangerous both the young mother or the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved the illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trends. आपने क्या करना है, आपने पहली बात तो सेफ सेक्स करना है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को अपनाना है। एनसीईआरटी कह रही है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करो, निरोध का यूज करो, आईयूडीज का यूज करो, मेथड्स का यूज करो, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी होने ही ना पाए कि तुम्हें अबॉर्शन जैसी चीजें करानी पड़े, ठीक है। और करानी भी पड़ रही है तो डॉक्टर की आपको राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है वो पेशेंट रेप का हो, है ना। क्या हो गया, ये बंद हो गया। नेक्स्ट एक सेकेंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, घूमो बंद हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, एसटीआई। आप सब जानते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कि आपके इन्फेक्शंस फैलती हैं, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीजेस बोलते हैं, या फिर इन्हें वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं। कौन से डिजीज बोलते हैं आपके, वेनरल डिजीजेस, वीडी। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, इनको आरटीआई बोलते हैं। चार नाम है इनके, एसटीआई, एसटीडी, वेनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, है ना, क्या है ये, कैलमिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स। इसके अलावा आपके ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारी आपके क्या हैं, ये सारी आपके बीमारियां हैं, एसटीडीज हैं। एक सेकेंड में अपने नोट्स में भी निकाल लेती हूँ एसटीडीज। आगे देखते हैं। हाँ, ये सब आपके जो हैं एसटीडीज हैं, ट्राइकोमोनियासिस और आपके क्लेमेडिया, गोनारिया, निसेरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज एंड जेनाइटल वॉर्ड्स। चलिए, एचआईवी लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीआई। सबसे कॉमन एसटीआई जो आप जानते हैं वो आप जानते हैं एचआईवी इन्फेक्शन, एचआईवी वायरस है जिससे आपके एड्स फैलता है। Some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected person. मैंने वही बता दिया, transfusion of blood और form of injected mother of the fetus too. जो HIV और एड्स है इसका जो एक कारण है आपके हेपेटाइटिस बी का, ये दो एसटीडी ऐसी हैं जिनका कारण सेक्सुअली मतलब अनसेफ सेक्स करने से ही ये नहीं फैलती, ये और भी कारणों से फैलती हैं। आपने किसी का इंजेक्शन यूज कर लिया है ना, नीडल यूज कर ली, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया जो कि किसी एड्स के पेशेंट का था, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन का था, उसका ब्लड आपको चढ़ गया, या फिर ये मदर से क्रॉस कर सकता है फीटस में भी। अब फीटस की क्या गलती है, वो तो किसी से अनसेफ सेक्स करके आया नहीं है, लेकिन फीटस जो है, बच्चा जो है पैदा हुआ, वो एड्स से पैदा हुआ, तो वो उसकी प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है एड्स का जो वायरस होता है। समझ में आ गया। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, एचआईवी इन्फेक्शन, ये आपको पता ही है, अदर आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिफेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, इनको छोड़ के, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, हर्पीज को छोड़ के, एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़ के, इनका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। लाइलाज बीमारियां हैं ये, मैंने आपको याद कराई थी, और तीनों वायरस से होती हैं, तीनों एच हैं, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और आपके एड्स। इनका कोई इलाज नहीं है, पेशेंट की डेथ निश्चित है। इसके अलावा कोई और भी डिजीज, जो भी डिजीज है उसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन इन तीन बीमारियों का कोई क्योर नहीं है। अगर आपको अर्ली पता चल जाता है तो आप ट्रीटेड प्रॉपरली ले सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते हैं, आप सही हो सकते हैं, सिवाय किसी को हेपेटाइटिस बी है, किसी को जेनाइटल हर्पीज है और एचआईवी इन्फेक्शन है, इनका इलाज नहीं है।
अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ दीज माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा जेनिटल रीजन में, आपके वल्वा में सूजन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, पानी आ सकता है ना, बराबर फ्लूइड आ सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है, ये सब इन्फेक्शंस के वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बाय asymptomatic and hence may remain undetected for long, ठीक है। Absence or less significant symptom in the early stage of infection is the social stigma attached to the STI deter the infected person from going to time detection and proper treatment। आपने क्या कराना है? अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है और आपको लगता है कि आपने अनसेफ सेक्स किया है किसी के साथ और आपको इस तरीके की समस्याएं भी लगती हैं, तो आपको तुरंत जगह मेडिकेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर, ये आपके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपने STI में क्या करना है? STI को फैलने से बचाना है। STI जो होती हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ सबसे फैलती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 15 से 24 साल के बीच के लोगों में सबसे ज्यादा फैलती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किन किन कारणों से फैलती हैं? जेनिटल कॉन्टैक्ट से, ओरल रूट से, एनल रूट से, हर रूट से ये फैलती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 15 to 24 ईयर्स के जो पर्सन है, एज ग्रुप जो है वो इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, ठीक है। There is no reason to panic because prevention is possible। आप प्रिवेंशन लीजिए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। One could be free of these infection by following the simple principle। क्या? Avoid sex with unknown partners, multiple partners। आपको किसी भी अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ जिसका बैकग्राउंड आप नहीं जानते उसके साथ सेक्स करने से बचना है। सेक्स अगर हो भी रहा है तो आपने कॉन्डोम वियर करना है, ये बात ध्यान रखनी है। Always try to use condom during coitus। अगर आप पति पत्नी है तो बात अलग है, अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में हैं या ऐसे पार्टनर के साथ में या लिव इन रिलेशनशिप्स में है, बहुत सी चीजें हैं आजकल वर्तमान में, तो आपने क्या यूज करना है? कॉन्डोम्स यूज करना है, ठीक है। In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा बहुत भी आपको दिक्कत लग रही है, तो तुरंत जाकर के या तो दोनों पार्टनर्स अपना चेक करा लीजिए STI का, और नहीं तो अगर आपने कर लिया है सेक्स, आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप जाके डॉक्टर्स को तुरंत दिखा लीजिए। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। WHO बोलता है आपने इमोशनली, बिहेवियरली बहुत मजबूत बनना है। लास्ट है भैया इनफर्टिलिटी क्या है? आप जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उनको हमें कैसे हेल्प करनी है, ठीक है। कैसे हेल्प करेंगे आप उनकी हेल्प करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के साथ में, दैट इज आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें आप पढ़ते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जहां पर एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है इन सच ऑफ मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे आर्ट टेक्निक के अंदर। तो आर्ट क्या टेक्निक है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जहां पर आपने क्या करना है? आपने ऐसे लोगों की मदद करनी है जो कि इनफर्टाइल हैं। चलिए, आपको इनके सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, IVF क्या है, आपको पता ही है। डोनर फीमेल हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है, डोनर मेल भी हो सकता है। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से IVF में पढ़ा चुकी हूं, तो इतना डिटेल से यहां नहीं पढ़ाऊंगी। आपको जिफ्ट टेक्निक पता होनी चाहिए क्या होती है, आपको IUT पता होनी चाहिए क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए। IVF वाला वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में उसमें बताया हुआ है एक एक चीज। नेक्स्ट आपको गैमेट के बारे में पता होना चाहिए, गिफ्ट के बारे में, गैमेट, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, किसमें हम गैमेट ट्रांसफर करते हैं, किसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस आते हैं, मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्ट आपके साइटोप्लाज्म में लगते हैं, बहुत ही महंगी टेक्निक्स होती हैं। तो ये सब आपको नाम पूरे फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, आप जाकर के मेरी IVF वाली वीडियो पूरी देख सकते हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम आर्ट टेक्निक्स बोलते हैं, जो कि ऐसे लोगों की मदद करती हैं जो कि चाहते हैं माँ बाप बनना, लेकिन किसी कारण से क्या कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी आ रही है उनमें और वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। आई होप 1 घंटे का वीडियो हो गया है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF आउटसाइड द बॉडी, ये बात ध्यान रखेंगे। इन विट्रो का मतलब होता है बाहर, इन विट्रा अंदर होता है, ठीक है। विट्रो मतलब शरीर के बाहर ये चीज कही जाती है। फॉलोड किया जाता है बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वन ऑफ सच मेथड, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब बेबी
टेस्ट में नहीं बनाया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में मतलब ट्यूब में बेबी नहीं बनाया जाता है, ट्यूब में जाइगोट बनाया जाता है और वो एम्ब्रियो जो है उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। अगर उस जाइगोट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं फलोपियन ट्यूब्स में तो उस टेक्निक को आपके जिफ्ट बोला जाता है, जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, जाइगोट से बढ़ के एम्ब्रियो बन जाता है, आपको पता है 8 ब्लास्टोमियर को, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते, आप पूरा इम्प्लांटेशन जानते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये सब क्वेश्चन में पूछूंगी आपसे। अर्ली एम्ब्रियो जिसको आप 8 ब्लास्टोमियर से पहले अगर कोई एम्ब्रियो है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी, और आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर कौन सी टेक्निक यूज होगी। 8 ब्लास्टोमियर से पहले मतलब अभी जाइगोट ही है ना, तो वो क्या है, उसको हम फलोपियन ट्यूब्स में मोरुला तक आपने देखा है कि वहां रहता है फलोपियन ट्यूब्स में, फिर मोरुला से वो ब्लास्टोमियर बनते बनते आता है आपके यूट्रस में। तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड टू सर्च ट्रांसफर ऑफ असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। उनमें ये सब टेक्निक्स आप कर सकते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही है। अगर आप गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, आपने किसी का ओवम ले लिया, पूरी फीमेल सही है लेकिन किसी दूसरी डोनर फीमेल का ओवम लेके आप किसी दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे हम गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। एक लड़की में केवल गैमेट बनने की दिक्कत है तो हमने किसी लड़की से गैमेट लेके उसकी फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर कर दिया, अब वो बढ़िया प्रॉपर अपने पति के संग सेक्स वगैरह करेगी और बच्चे को पैदा कर सकती है, बस गैमेट बनने की दिक्कत थी, तो वो गिफ्ट टेक्निक होती है। सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेक्चर्स को अच्छे से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आपके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इसकी के बारे में भी आपको बताया है। ये बहुत उन लोगों में यूज किया जाता है, बहुत महंगा मेथड होता है, जो अपनी ही औलाद चाहते हैं कि नहीं मेरा ही हो और स्पर्म काउंट वगैरह बहुत कम है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है सबको पता होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Though options are many, all these techniques extremely high precision handling by the specialized professionals and expensive instrumentation। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपके IVF किया जा सकता है। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country। हमारे भारत में अभी कुछ ही सेंटर्स हैं इन सब चीज़ों के, हर जगह जगह नहीं है। Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people। तो इसका बेनिफिट भी बहुत ही कम पीपल्स उठा पाते हैं क्योंकि बहुत महंगी टेक्निक्स होती हैं। IVF खुद में बहुत ही महंगी टेक्निक है, इसकी वगैरह तो बहुत ही महंगी टेक्निक्स है, ठीक है। तो इमोशनल, रिलीजन और सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरमाइन इन द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड में वही चीज़ है ना कि मुझे तो मेरा ही बच्चा चाहिए, तो डोनर का आप स्पर्म नहीं यूज कर सकते, डोनर का आप ओवम नहीं यूज कर सकते, ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की, तभी ये चीजें बहुत ही हाई सोसाइटीज में ही अभी अवेलेबल है। क्योंकि हाई सोसाइटीज के लोगों का क्या होता है ना, मेंटल लेवल अलग हो जाता है। लेकिन हम लोगों के भी सोसाइटीज में क्या है, अभी भी वही रूढ़िवादिता, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तूने मेरे लड़के से शादी क्यों की, तू लड़की पैदा करके दे रही है। अपने लड़के में सब कह नहीं सकती हैं कि तू लड़की पैदा कर रहा है, लड़का पैदा नहीं कर सकता। बहू को ताने मार सकती हैं, 4 औरतें बात करना बंद कर देंगी कि ये तो केवल लड़की ही पैदा करना जानती है। तो ऐसी जगहों पे ऐसी टेक्निक्स अभी ज्यादा क्या कह सकते हैं, एडवांस नहीं है, क्योंकि हम सोशली इमोशनली बहुत वीक हैं, ठीक है। सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर आदमी के बहुत मायने डालते हैं। ऑल्सो डिटरमाइन the adoption of these methods, since the ultimate aim of all these procedure is to have children in India, we have to so many orphan and destitute children। अगर आपने ज्यादा ही है तो बहुत सारे ऑर्फन एज हैं, जाके ऑर्फन्स को अपना लीजिए। NCERT ये भी बोल रही है मत आप इन टेक्निक्स का यूज करिए। आपको भगवान बच्चा अगर नहीं दिया है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको ये टेक्निक्स महंगी लग रही, तो किसी अनाथ को पाल लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है। उस बच्चे का जीवन संवर जाएगा, आपको एक औलाद भी मिल जाएगी। Who would probably not survive till maturity unless taken care of, our laws permit legal adoption। NCERT बोल रही है कि हमारा लॉ लीगल अडॉप्शन को परमिट करता है, तो आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चों को। एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। देखिए NCERT बोल रही है
एनसीईआरटी कह रही है कि भले ही सारी टेक्निक्स हैं, इनफर्टिलिटी जिनमें है वो इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, और वो ये भी बता रही है कि ये टेक्निक्स बहुत महंगी है। एनसीईआरटी ये भी बोल रही है कि इन टेक्निक्स को आपके इमोशनल और सोशल और रिलीजन फैक्टर भी अफेक्ट डालते हैं। हर रिलीजन ये चीज नहीं कर सकता कि नहीं भैया तुम किसी और डोनर का बच्चा हमारे घर में ले आओ, है ना। हर इमोशंस माँ बाप के होते हैं कि नहीं हमारा ही बच्चा हो, सोसाइटी समाज का प्रेशर होता है। तो एनसीईआरटी आपसे बोल रही है कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो वो पेरेंटहुड का मजा ले सकते हैं। कैसे? इतने ऑर्फन एज हैं, किसी ऑर्फन को गोद ले लीजिए, उसका भी जीवन सुधर जाएगा और आपको माँ बाप बनने का सुख भी मिल जाएगा। हाउ लवली एनसीईआरटी, कितनी प्यारी बातें करी हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टेक्निक्स का। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने इसको आज एक जगह एक साथ करके पढ़ा दिया है। अब आपका 10 मार्च को इसका टेस्ट होगा। ये मैराथन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसका हिंदी पीडीएफ एज इट इज एक एक लाइन लिखी हुई आपको प्लैनेट पर मिल जाएगा। होम साइंटिस्ट प्लैनेट को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा बहुत मन था कि मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा सकूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं बहुत जल्दी एक नया स्टेप लेने वाली हूँ, फिजियोलॉजी का बैच लाने वाली हूँ। तो मेरा पूरा मन है कि मैं डिटेल्ड फिजियोलॉजी बैच आपके साथ शेयर करूं, जहां पे बहुत सारी पिक्चर्स हो, एनसीईआरटी का पीडीएफ हो और हम फुल ऑन मस्ती के साथ फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना सब ध्यान रखिए। इसमें जो जो स्पेलिंग्स दी हुई हैं, जहां जहां मैंने मार्क किया था, जिन जिन चीजों को मैंने मार्क किया था, वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज रह गई है, एमटीपी आपके रिवाइज्ड हुआ था, अमेंड हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। एनसीईआरटी में गिवन है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आपके 2017 में आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2017 में अमेंड किया था, मतलब संशोधित किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आप डिटेल लेक्चर लगा सकते हैं, मेरे सारे वाईटी पे अवेलेबल हैं। मैंने कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल्स में, तो जाइए वहां लगा लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। 10 तारीख को टेस्ट है, उसके लिए आप सब रेडी रहिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स। मैंने आपको हिंट्स भी दिए हैं कहां कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, तो ध्यान से उन्हें पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।